आज हम चैप्टर 8 जो लास्ट प्रकरण है इकोनॉमिक्स का, बीकॉम का सब्जेक्ट इकोनॉमिक फर्स्ट ईयर का, उसकी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो उसका पहला प्रश्न है, स्थिर खर्च અને अस्थिर खर्च वच्चेनो तफावत समझाओ। स्थिर खर्च यानी स्थिर है, इतना तो होगा ही। अस्थिर यानी अंदर देखते हैं, क्यों अपने ज़्यादा डिटेल में जाते हैं, अंदर से ही करते हैं। उत्पादनના પ્રમાણમાં ફેરફાર થવો હોવા છતાં જે ખર્ચમાં ફેરફાર થતો નથી। उत्पादनના પ્રમાણ, जैसे कि मैंने 100 कपड़े पहले मैं उत्पादन करती थी, 100 जीन्स, अब मैंने 200 कर दी, लेकिन जो भाड़ा में भरती थी ज़मीन का, घर का, जहाँ पे मेरा धंधा चलता है, दुकान का भाड़ा भरती थी, वो तो उतना ही रहेगा। तो वो खर्च क्या हुआ? स्थिर। તેને સ્થિર ખર્ચ કહેવામાં આવે છે। પેઢી તેના ઉત્પાદનમાં વધારો કે ઘટાડો કરે, પરંતુ ખાસ કરીને ટૂંકા ગાળામાં આ ખર્ચમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી। ટૂંકા ગાળા उत्पादन में વધારો ઘટાડો होगा, लेकिन टूका गाड़ा में तो उसका, जैसे क्या एक महीने में उसकी हमारा दुकान का खर्च भाड़ा था 5,000, तो दूसरे में डायरेक्ट 7,000 नहीं हो जाएगा, टूका गाड़ा में नहीं होगा। हाँ, शायद 1 साल बाद हो जाए, लांबा गाड़े फेरफार हो जाएगा। તેને સ્થિર કહે રહે છે। दाखला तरीके कारखानाનું भाड़ું, ઊંચીની લીધેલી મૂડીનું ब्याज भी क्या होता है? सेम ही होता है, भले से तुम कितना भी उत्पादन करो। उच्च अधिकारीओનો पगार भी सेम ही रहता है, भले से तुम कितना ही काम लो। પહેરેગીરનો पगार, પહેરેગીર यानी वॉचमैन का पगार। टूका गाળામાં उत्पादन चालू है कि बंद हो तो पण आ प्रकारનું खर्च तो करવું જ પડે છે। जैसे कि अगर मैंने बोल दिया भाई कारखाने का भाड़ा मैं नहीं दूंगी क्योंकि मैंने इस बार उत्पादन नहीं किया, तो चलेगा नहीं, वो तो बोलेगा भाई मेरा भाड़ा दे, वो स्थिर है। बीजी तरफ जो खर्च उत्पादन प्रमाण साथ बदलातु रहे तेने अस्थिर खर्च कहवाय। जैसे कि मेरा कपड़े का धंधा है, तो अगर मैंने उत्पादन 100 जीन्स का किया तो मैं रूह कपास उतना नहीं खरीदूंगी, लेकिन 200 किया तो मैं ज़्यादा खरीदूंगी, तो ये अस्थिर हुआ, बदल रहा है। उत्पादन में વધારો करता आ खर्च में વધારો थाय छे अने घटाडो करता आ खर्च में घटाडो थाय छे। दाखला तरीके काचो मालनो खर्च मैंने बताया, कपास, बर्तननो खर्च, पेट्रोल डीजल, दैनिक मजूरी ने चूकवવું પડતું खर्च। अब देखो मैंने सोचा कि भाई कपड़े का बिजनेस करूँगी, लेकिन अब मुझे क्या जल्दी जल्दी बनाना है, तो मैं मजूर को और लेके आ गई, तो उस खर्च में વધારા हुआ। वगैरह खर्च अस्थिर खर्च तरीके ओळखવામાં આવે છે। ये सब खर्च को अस्थिर खर्च कहते हैं। दूसरा है सरेराश खर्च અને सीमांत खर्च। सरेराश खर्च एटले वस्तुना उत्पादनों एकम दीठ खर्च। एकम दीठ यानी एक एकम का खर्च। जैसे कि 100 जीन्स बनाने में हमारे 1,000 रुपये लगे, तो एक जीन्स बनाने में कितने लगे? 10 रुपये लगे ना, तो एकम दीठ हुआ। कुल खर्च ने कुल उत्पादन वड़े भागवाथी सरेराश खर्च जानी शकाय छे। अब तुम 1,000 को 10 से गुणाकार करोगे तो 100 आ ही जाएगा ना। वैसा कोई एक वस्तुना 100 एकमનું कुल उत्पादन खर्च उत्पादन 800 है, इसमें दे दिया, देखो 100 एकम बने, लेकिन पैसे कितने लगे? टोटल 800, तो एक में एक के खर्च कितना हुआ? 8। सीमांत खर्च एटले વધારાના एक एकमનું उत्पादन करवाથી कुल खर्चમાં થયેલો વધારો। अगर 100 जीन्स में बनाती थी, लेकिन एक आया ग्राहक, वो बोला भाई 2 और बना दे, तो 2 વધારે की मैंने उमेरी जीन्स, उसकी वजह से कितने खर्चे मेरे बढ़े, उसको कहते हैं सीमांत खर्च। देखो વધારો, दाखला तरीके 100 एकमનું उत्पादन खर्च 800 હતું, जो एक વધારાનું એકમનું उत्पादन करे તેને લીધે कुल खर्च में થયેલો 810 જેટલો વધારો થયો। 10 रुपये ज़्यादा लग गए, लेकिन हमने एक जीन्स 1 एकम ज़्यादा भी तो उत्पादन किया, उसको कहते हैं सीमांत खर्च। ठीक है। सरेराश स्थिर और सरेराश अस्थिर खर्च। सरेराश स्थिर खर्च एक कुल स्थिर खर्च ने उत्पादनना एकमों संख्या वडे भागवाथी मळे छे। कुल स्थिर खर्च, जैसे कि कारखाना का भाड़ा 10,000, उत्पादन 100, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा एकम दीठ स्थिर खर्च। सरेराश अस्थिर खर्च, कुल अस्थिर खर्च, जैसे कि 10 रुपये का कपास मिलता था, मैंने 100 जीन्स बनानी थी, तो मैंने 100 कपास खरीदा, तो मेरा खर्चा लगा 1,000, ठीक है, तो अस्थिर हुआ, क्योंकि वो चेंज होता जाएगा जितने में एकम की संख्या को बढ़ाऊंगी घटाऊंगी वैसे। सरेराश अस्थिर खर्च, कुल अस्थिर खर्च અને उत्पादन। ठीक है। अब तीसरा है सरेराश
સ્થિર ખર્ચ તથા સરેરાશ અસ્થિર ખર્ચની રેખાઓનો કેવો આકાર હોય છે? आकार किस पे होता है? ग्राफ पे। અને તે શા માટે હોય છે बताओ। સરેરાશ સ્થિર खर्चने रेखाની જે नीचेની तरफ धरती હોય છે, नीचे की तरफ जाएगी स्थिर खर्च, क्योंकि वो स्थिर है। कहाँ जाएगी? वो नीचे की बाजू। देखो यहाँ पे दिखा रहा है ઉત્પાદનમાં જેમ જેમ વધારો થાય તો તેમ તેમ કુલ સ્થિર ખર્ચ વધારો થાય, તો ઉપર વહેંચાતું જતું હોવાથી સરેરાશ સ્થિર ખર્ચમાં ઘટાડો થાય। ठीक है। स्थिर खर्च जैसे कि 10,000 भाड़ा में भर रही थी, लेकिन पहले मैं 100 जीन्स बना रही थी, तो मेरा भाड़ा एक जीन्स के ऊपर 1000 से 100 डिवाइड कर तो 10 रुपये जा रहे थे, लेकिन अब मैंने 200 कर दिया, लेकिन स्थिर खर्च तो उतना ही रहा 1000, तो अब एक ही कम पे वो तो कम हो गया। ठीक है। उसको कुल स्थिर खर्च क्या होता है? कम होता जाता है जितना एकम तुम बढ़ाते हो। સરેરાશ અસ્થિર ખર્ચની રેખા યુ આકારની હોય છે, કારણ કે આ ખર્ચ અમુક હદ સુધી ઘટે છે અને ત્યાર પછી તે વધવા લાગે છે। અસ્થિર यानी वो अस्थिर है। पहले मैं खरीदती थी कपास कपड़े बनाने के लिए, अगर मेरा उत्पादन ज़्यादा हुआ तो अस्थिर खर्च यानी कपास भी मैं ज़्यादा खरीदूँगी तो खर्च भी ज़्यादा होगा। ठीक है। देखो नीचे है रेखा यू पैटर्न में, पहले ज़्यादा फिर कम हुआ तो ये भी कम, फिर डायरेक्ट ज़्यादा तो ये भी ज़्यादा। ठीक है। अब પ્રશ્ન લાંબા ગાળે બધો જ ખર્ચ અસ્થિર ખર્ચ હોય છે તે સમજાओ। लांबा गाड़े तो બધો खर्च अस्थिर होते, जैसे कि मैंने कारखाना का भाड़ू का लिया था, वो टूका गाड़े एक ही रहता है ना 10,000, क्या वो 5 साल बाद भी उतना रहेगा? नहीं, वो बदल जाएगा, भाड़े भी बढ़ते। સ્થિર ખર્ચ અને અસ્થિર ખર્ચ વચ્ચેનો તફાવત ટૂંકા ગાળા પૂરતું જ મહત્વ ધરાવે છે। ટૂંકા ગાળા में જ उसका वो है तफावत है, बाकी दोनों बदल जाते। લાંબા ગાળે બધો જ ખર્ચ અસ્થિર ખર્ચ यानी अस्थिर हो जाते हैं, કારણ કે તે લાંબા ગાળે પેઢીના કદમાં ફેરફાર કરી શકાય, તેમજ યંત્રો સંચાલન જેવા સ્થિર સાધનોમાં ફેરફાર થઈ શકે છે। अगर देखो पेढ़ी हम लोग क्या छोटा ही रखेंगे, धंधे को बढ़ाएंगे तो हमें ज़मीन ज़्यादा चाहिए तो जो भाड़ा है वो भी बढ़ जाएगा, तो अस्थिर हो गया। यंत्रों 1 थे अब 2 बसा लिए तो खर्च बढ़ गया, संचालन भी बढ़ गया। આમ લાંબા ગાળે સ્થિર ખર્ચ પણ અસ્થિર ખર્ચ બની જવા પામે છે। એટલે કે ઉત્પાદનના પ્રમાણમાં ફેરફાર થવાની સાથે સ્થિર ખર્ચમાં પણ पेढ़ी द्वारा जरूरी फेरफार थाय छे। पेढ़ी द्वारा यानी पेढ़ी एकम खुद ही उसके अंदर फेरफार करती है। ठीक है। अब सरेराश आवक और सीमांत आवक, वो सरेराश खर्च के जैसे ही ये भी। ठीक है। सरेराश आवक एटले पेदाशना एकम दीठ वेचाणमां थती मळती आवक। एकम दीठ यानी एक एकम पे हमें कितनी आवक मिलती है, वो कुल आवकना पेदाश ने कुल एकमों थयेला वेचाण साथे भागवाथी सरेराश आवक मळे छे। कुल आवक यानी हमें 100 रुपये टोटल मिले, कितने वस्तु हमने बेची 10, तो एक बेचने से कितनी मिली 10 रुपये ना। सीमांत आवक एटले वधाराना एक एकमना वेचाणथी कुल आवकमां थयेलो वधारो। बीजगणितनी भाषामां कहीए तो सीमांत आवक एटले एन। बीजगणित की भाषा में एकमना वेचाण ने बदले n+1 एकमना वेचाणथी थतुं कुल आवकमां थयेलो वधारो। हमने क्या 10 तो बेच रहे थे, एक और बेच दिया, लेकिन एक और को मैंने बोला भाई मैं तो 12 रुपये में दूंगी, तो उसकी 10 से 1 रुपया ज़्यादा आ गया। वो दाखला तरीके पेढ़ीनी ₹4 किंमते 10 एकमનું વેચાણ કરે છે। 4 का 1 એકમ 10 એકમ 40 के हुए, आથી તેની કુલ આવકમાં 40 આવે है ना। હવે વધારાના 1 એકમથી 11મું એકમ जो पेढ़ी 4ના हिसाबे વેચાણ करे तो कुल आवक 44 થાય। अगर 11મું बेचा तो 44 हो गई उसकी आवक, आથી पेढ़ीनी सीमांत आवक 4 થઈ કહેવાશે। तो उसकी सीमांत आवक एक्स्ट्रा, सीमांत यानी एक्स्ट्रा आवक कितनी हुई 4। 10 એકમનો 4 એટલે 40, 11મો એકમનો 44, तो सीमांत आवक 4। ठीक है। एक्स्ट्रा आवक सीमांत यानी सीमांत खर्च અને सीमांत आवकનો अर्थ समझाओ। सीमांत खर्च એટલે પેઢીના વધારાના એક એકમનું ઉત્પાદન કરવાથી થતો ખર્ચ। ऊपर हमने पढ़ा दाखला तरीके पेढ़ीए करेल 10 एकमનું कुल उत्पादन खर्च 1000, अगर 11મું એકમનું उत्पादन करवाથી कुल खर्च 1070, तो एक एकम का खर्च कितना हुआ सीमांत ज़्यादा, एक्स्ट्रा खर्च कितना हो गया 70 रुपया हो गया 70। बीजी तरफ सीमांत आवक एटले वधाराना एक एकमना वेचाणथी कुल आवकमां थयेलो वधारो। बीजगणितनी भाषामां कहीए तो सीमांत आवक एटले n एकमोना वेचाणने बदले n+1 एकमोना वेचावाथी कुल आवकमां थयेलो वधारो। 10 एकम तो हम बेचते थे, अब एक्स्ट्रा का 11मां बेच दिया,
તો એક્સ્ટ્રા આવક કેટલી હો ગઈ? આથી તેની કુલ આવક 40 થઈ. હવે વધારાનો 11મો એકમ વેચવાથી 44 થશે. हमने ऊपर पढ़ा है पूरा. ठीक है. अब है स्पष्ट खर्च અને गर्भित खर्च. स्पष्ट यानी दिखता हुआ, गर्भित यानी छुपा हुआ. गर्भ धारण करती स्त्री कैसे उसका पेट के अंदर होता है बच्चा, वैसे छुपा हुआ, वैसे गर्भित खर्च भी छुपा हुआ होता है. स्पष्ट यानी दिखता है सामने. એવું ખર્ચ કે જે પેઢીના અમુક ચીજ વસ્તુઓનું ઉત્પાદન કરવા માટે કરવું જ પડે, उसको ये खर्च तो करना ही पड़ेगा. जैसे कारखाना का भाड़ा तो देना ही पड़ेगा. તેમાં જે જમીન પર પેઢી આવેલી હોય તેના ઉપયોગ બદલ ચૂકવવામાં આવતું ભાડું. मैंने बोला ना, समूह को અને अधिकारों આપતું वेतन. अब कर्मचारी को तुम लोग को वेतन तो देना ही पड़ेगा, भले से तुम्हें काम आवे, तुम्हारे पास ऑर्डर हो या ना हो. उछीनी લીધેલી મૂડી પર વ્યાજ. अगर हमने उधार पे, लोन पे पैसे लिए, उसको ब्याज भी देना ही पड़ता है. કાચા માલ, ઉર્જા વગેરે પાછળ થતો ખર્ચ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. આ બધા પેટે કરવામાં આવતું ચૂકવણીનો કરાર યાની ડોક્યુમેન્ટ બદ્ધ હોય છે. ડોક્યુમેન્ટમાં નક્કી કરેલા હોય છે. હિસાબી ચોપડામાં તેની નોંધ કરવામાં આવે છે. हम लोग हिसाबी चौपड़े में इसकी नोंद करते हैं, અકાઉન્ટ બનાતે हैं. બીજી તરફ ગર્ભિત ખર્ચે પેઢીના પોતાની માલિકીનો સાધનો, જેમ કે પેઢીની માલિકીની જમીનનું ભાડું, પેઢીના માલિકે આપે વિવિધ પ્રકારની સેવાઓનું બદલું મહેનતાણું. आप गर्भित खर्च, अब इंसान जो ऑनर है खुद भी काम करता है ना, लेकिन खुद को पगार थोड़ी ना देता है ना, वो दिखता थोड़ी ना है, खुद की मालिक है. अब खुद की ज़मीन पे जो अगर वो प्लांट बनाता है, बिजनेस करता है, तो खुद को भाड़ा थोड़ी देगा, लेकिन वो छुपा हुआ भाड़ा तो है ना, एक्चुअल में तो उसको देना चाहिए. उसको कहते हैं मालिकीना पाते रोकड़ પોતાની મૂડી પરનું વ્યાજ. खुद भी पैसे डालता है, लेकिन खुद ब्याज थोड़ी ना लेता है. આ બધા ખર્ચ करार निर्धारित के करार बद्ध होता नहीं. करारबद्ध उसको कंपल्सरी नहीं है, खुद को पगार देगा ही. ठीक है, એટલે કે આ પેટે कोई करार निर्धारित चुकवणी કરવામાં આવતી નથી. इसमें हम नक्की नहीं करते भाई मैंने ज़मीन दिया है तो इसका रिस्क होगा तो मैं धंधे से वसूल करूँगा. यार धंधा भी तो तुम्हारा ही है, लोगोस होगा, नफ़ा होगा तुम्हारा ही होगा. આ ખર્ચમાં પેઢીના માલિક તરફથી પૂરી પાડવામાં આવતી સેવાઓનું વૈકલ્પિક ખર્ચ, પેઢીના માલિકે રોકેલી મૂડી પર વ્યાજનું वैकल्पिक खर्च वगैरह खर्च समावेश થાય છે. वैकल्पिक यानी खुद वो डिसाइड करता है ना कि मुझे भाई कपड़े का, वो मैंने समझाया था चावल और गेहूँ का, तो वैकल्पिक खर्च होता है. जाने देता है वो घઉં को, जवा करे छे, जवा दे छे उसको. આ પ્રકારના ગર્ભિત ખર્ચનો હિસાબની પત્રકોમાં સમાવેશ થતો નથી. तो क्या अकाउंट रखेगा खुद का मैंने इतना खर्चा किया मेरे धंधे पे, अब धंधा वसूल कर, धंधा मुझे धंधा थोड़ी ना देगा, क्योंकि डिसीजन तो उसने खुद ही लिया. अर्थशास्त्रीय दृष्टिए आर्थिक नफ़ाની ગણતરી કરતી વખતે આ ખર્ચ ખૂબ જ પ્રસ્તુત यानी फेमस है. ठीक है, ये बहुत अच्छा है. इसको समझो, उतना पूरा लर्न करने की समझना ज़रूरी है, बैठा लिखने की ज़रूरत नहीं है. નીચેના ખર્ચાઓ ટૂંકા ગાળામાં સ્થિર ખર્ચ કે અસ્થિર કે તે જણાવો. કાચા માલનો ખર્ચ, तुम खुद बताओ, उत्पादन बढ़ेगा तो बढ़ेगा ये, हाँ, तो ये कौन सा हुआ? अस्थिर. मिलकतનો વેરો तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, तो ये स्थिर. बिन कायमी श्रमिकोનું वेतन, बिन कायम नहीं रहते वो. ठीक है, तो बिन कायमी तो नहीं है, तो ये क्या होगा? अस्थिर. मूડીનું વ્યાજ, ये स्थिर, ये देना ही पड़ेगा. ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा. एक दो बार सुन लीजिएगा तो आपको लर्न हो जाएगा, पूरा याद भी हो जाएगा. लेकिन बहुत ज़रूरी है पूरा लर्न करना. थोड़ा समझो, पढ़ो. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.